वन फंक्शन हमने देख लिया जिसे इंजेक्शन भी कहते हैं, क्यों इंजेक्शन कहते हैं वो तो मैंने बताई दी आपको। अब हम बात करेंगे फंक्शन में ऑन टू फंक्शंस की, जिसको सर्जेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्जेक्शन। ठीक है, अब इसमें हमारे पास थोड़ी डेफिनेशन है सर्जेक्शन या ऑन टू फंक्शन। इसके पहले एक बात मैं आपको बता दूं, अगर फंक्शन आपका ऑन टू है, ठीक है, तो कंडीशंस होल्ड करेंगी। अगर ऑन टू नहीं हो पा रहा है, if the function does not get fit into the definition of onto function, तो ये into function आ रहा है। ये कुछ इस तरीके से है कि किसी सामान से किसी बॉक्स को जब आप भरोगे तो दो कंडीशन होगी। जब पूरा भर जाएगा तो हम कहेंगे कि बॉक्स भर गया, ऑन टू। थोड़ा भी खाली रह जाएगा, उसके अंदर जगह बचेगी, तो उसको मैं बोलूँगा इनटू। ये जो मैं जगह बचेगा वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, इसका क्या मतलब है ये आगे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसका मतलब है कि जब या तो भर जाएगा या तो खाली रहेगा। भर जाएगा तो ऑन टू, खाली रहेगा या कुछ जगह खाली रह जाएगी तो इनटू। इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या ये बात है, आगे मैं समझाने की कोशिश करूँगा। अभी जरा सा डेफिनेशन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एक फंक्शन है हमारे पास ए टू बी में, every element in codomain B has at least one pre-image in domain A, then function f is on to function। वैसे on to ये साथ में लिखते हैं पूरा, बीच में जगह नहीं होती, स्टिल वो थोड़ा सा आप करेक्शन कर लो। on to function का मतलब क्या है, जो बात यहाँ पे बोली जा रही है, कह रहे कि फंक्शन ऐसा होना चाहिए कि इमेज की साइड में, या यूं कह लो कि कोडोमेन की साइड में कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं होना चाहिए, उसका कोई ना कोई एक प्री इमेज होना चाहिए। यानी कोडोमेन के साइड में, कोडोमेन के अंदर ही रेंज होता है, आपको ये बात पता होगी। डोमेन एंड रेंज आपने 11th क्लास में कर रखा है, मैंने डिटेल में वहाँ पे चर्चा की है इसकी। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जरा सा मैं आपको पेन से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कुछ इस तरीके से। मुद्दा ये है कि अगर जैसे हमने एक फंक्शन लिया, कहाँ से कहाँ है, एक फंक्शन ले लिया f फ्रॉम a टू b, तो ये डोमेन की साइड है, ये कोडोमेन की साइड है ना। यानी कुछ इस तरीके से है, ये a होगा, इसके हर एक एलिमेंट के लिए एक इमेज होनी चाहिए, आपको तो ये पता है, और इसके हर एक एलिमेंट के लिए ये हर एक एलिमेंट पे मैप होगा। यानी यहाँ का कोई एलिमेंट अगर है इसमें, तो एक एलिमेंट यहाँ पर है, तो उसको फंक्शन में पुट करेंगे तो कोई ना कोई वैल्यू आएगी। ठीक है ना। अब यहाँ पर मुद्दा जो है, इसको एक बॉक्स की तरह लो। इस बॉक्स में एलिमेंट्स कहाँ से आके गिर रहे हैं, या ऐसा समझ लो ये एक बॉक्स है, इसके अंदर सामान भरा जाना है, और वो सामान कहाँ से आएगा, डोमेन की साइड से आएगा। तो डोमेन की साइड से सामान ले जाके भरना है हमें कोडोमेन के साइड में। अगर वो बॉक्स पूरा भर गया तो मैं बोलूँगा ऑन टू, अगर थोड़ा सा भी खाली रह गया तो मैं बोलूँगा इनटू। मतलब क्या है, ये एलिमेंट वाइज समझाया कि कोई भी सामान हो इसमें ले जाके मैं भर दूँ, कोई भी सामान हो इसमें ले जाके मैं भर दूं, कोई भी सामान हो इसमें ले जाके मैं भर दूं। यानी इधर के सारे सामानों को उठाना पड़ेगा, एक भी सामान मैं छोड़ नहीं सकता, क्योंकि ये फंक्शन की डेफिनेशन है कि डोमेन के साइड से हर एक एलिमेंट फंक्शन के अंदर पुट करना है। और फंक्शन की डेफिनेशन ये भी है कि जब फंक्शन के अंदर उस वैल्यू को पुट करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो कोडोमेन सेट के अंदर आना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि डोमेन की साइड से हर एक एलिमेंट उठाना है, उसको फंक्शन में पुट कर देना है, और उसका रिजल्ट कोडोमेन के अंदर आना चाहिए। और कोडोमेन के अंदर जितने एलिमेंट हैं, या कोडोमेन का बॉक्स जितना बड़ा है, अगर वो पूरा का पूरा भर जाता है, जरा भी खाली नहीं रहता, यानी मैं ये बोलूंगा कि इधर का हर एक एलिमेंट किसी न किसी एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। यानी बॉक्स में हर एक जगह पे यहाँ का कोई ना कोई एलिमेंट रखा हुआ है, कोई भी जगह खाली नहीं है। यानी इस कोडोमेन वाले बॉक्स में यहाँ से कोई ना कोई जाके बैठा हुआ है और जगह खाली नहीं है, तो मैं बोलूँगा ऑन टू। अगर जरा सी भी जगह खाली है तो मैं बोलूँगा इनटू। जैसे इसको समझने के लिए आगे तो मैं डिटेल में सारा हमारे पास यहाँ पे पावर पॉइंट में सारी चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ा सा एक लाइन में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर एलिमेंट है 1 2 3 4 5, ये सेट है ए। यहाँ पर एक और एलिमेंट ले लो, कुछ भी अपने मन से एलिमेंट ले लो, x y z w p। तो मैंने कहा 1 x से मैप हो रहा है, 2 y से मैप हो रहा है, 3 z से मैप हो रहा है, 4 w से मैप हो रहा है, 5 p से मैप हो रहा है। तो यहाँ पे देखो इधर कितने कोडोमेन के साइड कितने एलिमेंट थे, x y z w p, 5 के 5 थे। अब क्या पांचों के पांचों मैप्ड हैं, पांचों के पांचों बिजी हैं,
या इस बॉक्स में 5 जगह थी तो पांचों की पांचों जगह भर गई है, तो आप कहोगे हाँ भर गई है, इसलिए मैं बोलूंगा ऑन टू। अगर मैं कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूं कि जिसमें मैं बोलूं कि देखो ऐसा है, इस बॉक्स में भले ही 5 जगह है और 1 x पे जा रहा है, 2 y पे जा रहा है, 3 z पे जा रहा है, 4 w पे जा रहा है, 5 भी w पे चला गया, एक एलिमेंट खाली रह गया, यानी एक एलिमेंट अनमैप्ड रह गया, है ना। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी अनमैप्ड हो सकते हैं, 4 भी अनमैप्ड हो सकते हैं। अगर ऐसा हो गया तो आप बोलोगे सर ये पूरी जगह भर नहीं पाई है, इसलिए ये ऑन टू नहीं हो। ऑन टू मतलब छा जाना, उसका पूरा उसको ठीक से भर देना। तो बोलोगे कि ऑन टू नहीं है, ये इनटू है, यानी ये जगह कम है, यहां पर अवेलेबल जगह ज्यादा है, तो ये उसके अंदर पूरी चली गई और जगह भी बचा है। ये इनटू का स्ट्रक्चर है। अगर ये पूरी की पूरी इसके पहले जो मैंने बताया वो भर जाती तो मैं क्या बोलता, उसको मैं बोलता ऑन टू। समझ में आ रही बात? इसका मतलब ये है कि यहां से एलिमेंट उठा के आपको ये करने हैं, ठीक है। अगर यहां पे पूरी की पूरी भर गई है तो ऑन टू, अगर एक भी खाली रह गई है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इनटू कहेंगे। आगे थोड़ा सा एग्जांपल्स की डेफिनेशंस को आगे बढ़ाएंगे, समझेंगे ये क्या क्या है। तो ओके, ये थोड़ा सा मैंने आपको समझाने की कोशिश की, यानी ऑन टू का मतलब जो स्ट्रक्चर जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर एलिमेंट होता है, इसका यहाँ पर इमेज होता है, या फिर यूं कह लें कि इसका यहाँ पर प्री इमेज होता है। क्या होता है? प्री इमेज वर्ड यूज करते हैं, प्री इमेज। तो मैं बोलूंगा कि यहाँ के हर एक एलिमेंट के लिए, जितने भी हैं सबके लिए एक प्री इमेज है, तो ऑन टू। अगर कोई एक भी ऐसा मिल गया कि जिसके लिए प्री इमेज नहीं है तो वो इनटू हो जाएगा। तो ये तो स्ट्रक्चर है, ये अभी मैं ग्राफ से भी आपको समझाऊंगा। अभी थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग गया होगा कि क्या चल रहा है। तो अगर थोड़ा बहुत आइडिया लग गया है तो डेफिनेशन को समझते हैं, आगे खूब सारे एग्जांपल्स हैं। तो ये जो डिटेल डिस्कशन मैंने की है इसको थोड़ा मैं डिटेल करूंगा। तो मेरा पॉइंट ये है कि अभी थोड़ा थोड़ा अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, दिक्कत है, तो बने रहें, थोड़ा सा धीरे धीरे पेशेंस के साथ आगे बढ़ें। एग्जाम्पल जैसे ही आएगा आपको सारा समझ में आ जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं, आगे कहने की कोशिश हो रही है, आगे ये बात चल रही है इस ऑन टू फंक्शन में। फिर क्या कह रहे हैं कि ऑल्सो एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन बी हैज एटलीस्ट 1 प्री इमेज इन डोमेन ए। यानी देखो यहां पर डोमेन ए है, यहां पर डोमेन कोडोमेन बी है, तो ए से बी में एलिमेंट हो रहे हैं मैप, और हर एक बी के एलिमेंट के लिए यहां पर एक प्री इमेज मौजूद है, तो मैं बोलूंगा ऑन टू है। अगर बी के अंदर कोई भी एक एलिमेंट ऐसा मिल गया जिसके लिए यहाँ पे प्री इमेज अवेलेबल नहीं है, तो मैं बोलूंगा इनटू। ठीक है, स्ट्रक्चर है, सीधा सीधा, इसमें कुछ ज्यादा काम नहीं करना, ज्यादा बातें नहीं है। इफ द रेंज ऑफ एफ इज कोडोमेन ऑफ एफ, ठीक है, इसमें एक बात और जोड़ दी गई है कि ऑन टू होने के लिए रेंज और कोडोमेन सेम होने चाहिए। कैसे सेम होने चाहिए? इसका मतलब ये है कि यहां पर देखो 1 2 3 4 5 x y w z p। अगर मैंने बोला ये इस पे मैप है, 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 तो यानी x का प्री इमेज 1, y का प्री इमेज 2, w का प्री इमेज 3, z का प्री इमेज 4, p का प्री इमेज 5। तो अब रेंज की क्या परिभाषा है? रेंज की परिभाषा है कि जो इधर वाले एलिमेंट इंगेज हो रहे हैं, यानी इमेजेस, वो रेंज होती हैं। तो रेंज है, रेंज के अंदर आ गया x y w z p, ये सारे हो गए रेंज। और कोडोमेन तो पूरा का पूरा सेट वही है। डोमेन के अंदर क्या है? डोमेन के अंदर है 1 2 3 4 5, कोडोमेन के अंदर है x y w z p, और ये सारे इंगेज्ड भी हैं, यानी इन सबके प्री इमेज अवेलेबल हैं। सबके, एक का भी अगर नहीं रहता तो इनटू हो जाता, तो सबके प्री इमेज अवेलेबल है। तो मैं बोलूंगा अच्छा, इसका जो कोडोमेन है वो है x y w z p, और इसका जो रेंज है, यानी जो लोग इंगेज्ड हैं, यानी कि जो इमेजेस आ रहे हैं वो x y w z p, तो रेंज और कोडोमेन सेम हो रहे हैं, तो भी आपका फंक्शन क्या हो जाएगा? ऑन टू। तो ऑन टू की जो मेन डेफिनेशन है, यानी एक चीज जो हम लगा के समझ सकते हैं फंक्शन ऑन टू है कि नहीं है, कि जब रेंज और कोडोमेन सेम हो जाए तो आपका फंक्शन ऑन टू हो जाता है। ठीक है, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, थोड़ा सा आपको बने रहना है इसमें। आगे देखेंगे थोड़ा सा वर्किंग रूल, मतलब कैसे निकालते हैं इसको। ये कह रहे हैं कि एफ ए से बी एक फंक्शन है, ऑन टू होगा इफ रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ एफ। रेंज ऑफ एफ और कोडोमेन ऑफ एफ सेम हो गया तो मैं बोलूंगा आपका फंक्शन ऑन टू है, जो मैंने पीछे चर्चा की। दूसरी बात, ऑन टू, इसमें जो एग्जिस्टेंस वाली बात हो रही है, इसको थोड़ा सा लिखने का एक तरीका हमारे पास है। इसमें ये जो कह रहे हैं, इसको थोड़ा सा मैं एक डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इसमें ये कह रहे हैं, जस्ट अ सेकेंड,
ओके, इसमें ये बात हो रही है a function is onto if y for all y belongs to b there exists an element of x belongs to a such that f x is equal to y। कह रहे हैं कि भाई देखो एक सेट a है, एक सेट b है, इधर के एलिमेंट को एक्सेस कहते हैं। एक्सेस का मतलब है खूब सारे एक्स हैं, एक्स की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 2, यानी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, इसलिए मैं एक्सेस बोल रहा हूँ। इधर के एलिमेंट को वाइज कहते हैं। क्या कहते हैं? वाइज कहते हैं, यानी बहुत सारे एलिमेंट हैं तो ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं वाइज कह दे रहा हूं। तो ये कहते हैं कि ऑन टू तब हो जाएगा हर एक वाई के लिए ऐसा एक एलिमेंट x मिलना चाहिए सच दैट कि f के अंदर उस x को मैं पुट करूं तो मेरे को y मिल जाए। इस केस में भी फंक्शन आपको ऑन टू होगा। तो ये ध्यान रखना, रेंज और कोडोमेन सेम रहता है फंक्शन का तो भी फंक्शन ऑन टू होगा, जैसा कि मैंने ऊपर बोला। और दूसरा मैंने बोला कि हर एक y के लिए एक मेरे को x मिलना चाहिए कि उस x को मैं f में पुट करूं तो मेरे को y मिल जाए। इसका मतलब क्या है? इसका एक और मतलब है, बड़ा धारदार मतलब है। उस मतलब का नाम क्या है? मतलब उस मतलब का सेंस क्या है? उस मतलब का ये मतलब है, उस मतलब का ये अर्थ है कि जैसे हमारे पास A से B में अगर एक ऑन टू मैपिंग है, सपोज B के अंदर बहुत सारे एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6, इधर बहुत सारे हैं x y w z p, कुछ भी ले लो। तो ये कह रहे हैं कि इधर का कोई एक एलिमेंट ले लो, चाहे 1 ले लो, चाहे 2 ले लो, चाहे 3 ले लो, चाहे 4 ले लो, चाहे 5 ले लो, चाहे 6 ले लो, चाहे जिसको ले लो, ये 1 किसी ना किसी एलिमेंट को f के अंदर पुट करने पे मिलना चाहिए। जैसे x को पुट किया तो 1 मिला, तो यानी ये 1 एक एलिमेंट से कनेक्टेड होना चाहिए, यानी 1 इमेज है x का या 1 का प्री इमेज है x। 2 लेंगे तो हमने मान लिया 2 y को पुट करने पे आया था तो f ऑफ y इज इक्वल टू मैं 2 बोलूंगा। सपोज w फंक्शन में पुट किया तो 3 आया या 4 आया, कुछ भी ले लो, तो f ऑफ w इक्वल टू 3। कहने का मतलब है कि कोई भी एक एलिमेंट उठा लो, ये भी किसी न किसी फंक्शन को पुट करने में आना चाहिए। ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये भी एलिमेंट, ये भी एलिमेंट, ये भी एलिमेंट, ये एलिमेंट। मुद्दा ये है कि यहाँ का कोई भी एलिमेंट उठा लो, वो फंक्शन में इधर के किसी एलिमेंट को पुट करने पे आना चाहिए। समझ में आ रही बात? सीधा और सिंपल सा हिसाब है कि इधर का कोई भी एलिमेंट अनमैप्ड नहीं होना चाहिए, खाली नहीं बैठना चाहिए, यानी ढक्कन पूरा का पूरा भरा होना चाहिए, उसमें कोई जगह नहीं होनी चाहिए। मींस कोई भी एलिमेंट कोडोमेन का उठा लो, वो अकेले नहीं बैठा है, वो डोमेन का जो एलिमेंट है उसको f के अंदर पुट करने पे ही वो एलिमेंट आया है। फिर से, अगर एक कोडोमेन का एलिमेंट है, वो एलिमेंट खाली नहीं है, ये एलिमेंट किसी न किसी एलिमेंट को f के अंदर डालने पे आया है। सपोज x है या कोई एलिमेंट सपोज 5 है, यहाँ पे सपोज मैंने कहा कि एक एलिमेंट मेरा कोडोमेन के साइड है, तो मैंने कहा a से b में मेरा एक फंक्शन है, तो इसका मतलब है कोई भी b के अंदर डोमेन ले लो, सपोज 10, तो ये 10 खाली नहीं होना चाहिए। ये 10 a के अंदर कोई भी एलिमेंट सपोज मान लो 1 है तो इसको पुट करने पे आना चाहिए, ताकि मैं बोलूंगा कि 1 कनेक्टेड है 10 से। b का कोई एलिमेंट खाली नहीं बैठना चाहिए, वो किसी न किसी a के एलिमेंट से कनेक्ट हो जाना चाहिए। मुद्दा ये है, अगर कनेक्ट नहीं है तो इनटू, अगर सारे के सारे कनेक्टेड हैं, बिजी हैं, एंगेज्ड हैं तो ऑन टू। ठीक है, कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें, आगे चलेंगे। उसके बाद क्या कह रहे हैं? इसके बाद कह रहे हैं कि भाई अ फंक्शन विच इज़ नॉट 1 1 इज कॉल्ड इनटू। ये तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि अगर ऑन टू नहीं है तो इनटू होगा। तो जरा सा एग्जांपल भी देखने की कोशिश करेंगे। ये कह रहे हैं कि सेट A के अंदर 1 2 3 4 है और B के अंदर PQR है, और उसके बाद A से B को फंक्शन डिफाइन करेंगे, यानी अलग अलग मैप कर लेंगे। 1 को PQR में से किसी पे मैप करेंगे, 2 को भी मैप करेंगे, 3 पे भी मैप करेंगे एंड सो ऑन। कैसे मैप कर रहे हैं? 1 को P पे दिख रहा है आपको, 1 को उठा के P पे मैप कर रहे हैं तो फंक्शन के अंदर 1, P आएगा। 2 को उठा के R पे मैप कर रहे हैं तो 2, R आएगा। तो इसका डायग्राम अगर हम बनाएं, इसका हम डायग्राम बनाएं। एक सेकेंड, अब हम आपसे थोड़ा सा एक और चीज़ पूछ लें। डोमेन और रेंज तो आपको पता ही है, तो फंक्शन का डोमेन तो पूरा डोमेन सेट ही होता है। ये फंक्शन अगर A से B में डिफाइन होगा तो इसका डोमेन क्या होगा? 1 2 3 4। इसका रेंज क्या होगा? जो सेकेंड एलिमेंट होता है, 11th क्लास में पढ़ा, याद रखना। इसका रेंज होगा P R Q P, यानी PQR तीनों। यहाँ पर इसका कोडोमेन क्या दे रखा है? PQR, और रेंज क्या मिल रहा है? P R Q P, यानी PQR तीनों मिल गया। तो आप कहोगे कि डोमेन कोडोमेन सेम है तो फंक्शन ऑन टू होगा। सोल्यूशन पे देख लेते हैं क्या बात हो रही है। रेंज
अगर मैंने आपसे पूछा कि रेंज क्या होगा तो आपको पता ही है, रेंज मतलब सेकंड एलिमेंट हमें ले लेना है। अब देखो रेंज मतलब सेट ऑफ फॉर्म्ड बाय सेकंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, 11th क्लास में आपने पढ़ा, यानी P Q R। तो क्या कह रहे हैं भाई, P Q R। उसके बाद कह रहे हैं कोडोमेन का मतलब हमेशा देखो A से B में जब फंक्शन डिफाइन होता है तो A को इमेज कहते हैं, B वाले जो सेट होता है उसको कोडोमेन सेट कहते हैं, उसको इमेज प्री इमेज सेट नहीं कहते, उसको कोडोमेन सेट कहते हैं। रेंज उसके अंदर होता है, यानी रेंज कोडोमेन से छोटा होता है या बहुत एक्सपैंड होकर कोडोमेन के बराबर हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या कहने की कोशिश हो रही है कि कोडोमेन इसका PQR है, रेंज इसका PQR है, रेंज कोडोमेन सेम है, तो फंक्शन क्या है, ऑन टू फंक्शन है। ठीक है भाई, अब एक एग्जांपल 2 है, लेकिन इसके पहले मैं आपको एक चीज बताने की कोशिश करूंगा जिससे आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। कहोगे सर वैसे ही आजकल इतनी लैंडस्लाइड आ रही है, आप क्या, इस पर थोड़ा इमेज बना देता हूँ डायग्राम के थ्रू। देखो क्या है ये क्वेश्चन में क्या है, ए की साइड में है 1 2 3 4 और इधर है PQR। अब ये कोडोमेन में क्या है, अभी तो पता चल गया कोडोमेन में है PQR, डोमेन में है 1 2 3 4। अब फंक्शन का स्ट्रक्चर क्या है कि 1 मैप हो रहा है P पे, चलो जी मैप कर दिया। अगर इधर एक भी खाली नहीं बैठना चाहिए, सारे इंगेज हो जाएंगे तो ऑन टू हो जाएगा, ऐसे समझ लो। 2 बैठ पहुंच गया R पे, 3 पहुंच गया Q पे और 4 पहुंच गया P पे। तो वैसे 1 1 तो है नहीं, मेनी 1 आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पर पहले ही जब ये डायग्राम मैंने बनाया था, जब मैपिंग नहीं शुरू की थी, तो कोडोमेन क्या था, PQR। अब रेंज देखो, यानी कौन कौन बिजी है, ये भी बिजी, ये भी बिजी, ये भी बिजी, तो रेंज क्या है इसका, PQR। रेंज को समझने का एक और तरीका है कि जो हम ऑर्डर्ड पेयर लिखते हैं उसके सेकंड एलिमेंट्स का हम कलेक्शन बना ले, वो भी रेंज होता है। सेम है, चाहे डायग्राम से देखोगे चाहे ऐसे देखोगे। तो हम देख रहे हैं कि डोमेन और कोडोमेन सेम हो गया, इसलिए फंक्शन हो गया ऑन टू। अगर ऐसा नहीं होता तो इन टू हो जाता। मुद्दा ये है कि यहाँ पे जो समझने की चीज है, अगर इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता, अगर इस क्वेश्चन में तो वो है नहीं, सपोज इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता 1 2 3 4 PQR, मान लो 1 और 2 P पे मैप हो गए, 3 और 4 Q पे मैप हो गए। तो कहोगे सर इसका कोडोमेन तो है PQR तीनों, लेकिन इसका रेंज है P और Q, क्योंकि R क्या है, अनमैप्ड है। क्या है, अनमैप्ड, यानी फंक्शन में चाहे मैं 1 को पुट करूं तो भी R नहीं आएगा, फंक्शन में 2 को पुट करूं तो भी R नहीं आएगा, 3 को पुट करूं तो भी R नहीं आएगा, 4 को पुट करूं तो भी R नहीं आएगा। यानी कोई भी ऐसा एलिमेंट डोमेन में नहीं है जिसको मैं पुट करूं तो मेरे को R मिल जाए, यानी R के लिए कोई प्री इमेज अवेलेबल नहीं है। यानी कई, मतलब इसी चीज को कई तरीके से कह सकते हैं, यानी डोमेन तो PQ है लेकिन कोडोमेन PQR है, यानी डोमेन कोडोमेन से छोटा है, वो उसके अंदर है। कोडोमेन और डोमेन सॉरी रेंज है PQ और कोडोमेन PQR, तो मैं बोलूंगा कि रेंज सेट और कोडोमेन सेट इक्वल नहीं है। तो इक्वल नहीं है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, इनटू। अगर इक्वल हो जाते ऑन टू। ठीक है, यानी कोई आदमी खाली बैठा है, नल्ला बैठा है, बेकार बैठा है, कोई काम नहीं है तो इनटू, लेकिन सारे के सारे इंगेज हैं, प्री इमेज सबके अवेलेबल हैं, तो उसको बोलेंगे ऑन टू। डोमेन रेंज का कंसेप्ट आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, ऑल्दो मैंने 11th क्लास में डिटेल में किया है। आई होप कि आपको वो चीज़ आती होगी। आगे चलेंगे, एक हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है। क्या कह रहे हैं इसमें कह रहे हैं कि एक फंक्शन डिफाइन कर लिया x² + 3 की तरह से। अब इसका कोडोमेन जो है हमारे पास, अब देखो हमने क्या लिखा है, जब भी फंक्शन को ऐसे लिखते हैं, कहाँ से कहाँ है फंक्शन, R से R में है ना, R से R में है, तो ये ध्यान रखना, इसको कहते हैं डोमेन सेट, इसको कहते हैं कोडोमेन सेट। मेरे को रेंज नहीं पता है, ध्यान रखना, रेंज मेरे को नहीं पता। ग्राफ से देखोगे तो वैसे ये पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला। जिन बच्चों को ग्राफ में इंटरेस्ट हो तो मैं बता दूं कि ये यहाँ से जाएगा, क्योंकि x 0 करें ऐसे है, यहाँ पर x एक्सिस, ये y एक्सिस, यहाँ पर ये जाएगा। ठीक है, अब देखो, चलो मैं उसको हटा देता हूँ ग्राफ को फिलहाल, अभी उसकी जरूरत नहीं है हमारे पास। एक फंक्शन हमने ऐसा डिफाइन किया है जिसका डोमेन है R और जिसका कोडोमेन भी है R। आगे क्या बात हो रही है मेरे को बताना है, ये ऑन टू है या इन टू है। अब ये ध्यान रखना कि जो 1 1 और मेनी 1 की बात कही थी, 1 1 होना या मेनी 1 होना वो डोमेन पर डिपेंड करता है, लेकिन जो ऑन टू और इन टू में बात हो रही है, ऑन टू और इन टू फंक्शन होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करेगा कोडोमेन पर। यानी मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि ऑन टू फंक्शन
की जो प्रॉपर्टी है, या फिर एक फंक्शन ऑन टू होगा कि नहीं होगा, ये डिपेंड करेगा कोडोमेन पे, लेकिन एक फंक्शन 1 1 होगा या मैनी 1 होगा ये डिपेंड करेगा डोमेन पे। तो इतनी बात हो गई। आप चाहें तो ये सब नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि इस स्ट्रक्चर में, इस लैंग्वेज में आपकी बुक में नहीं दे रखा है। तो आगे बढ़ेंगे, आगे क्या कह रहे हैं हमारे पास, कोडोमेन क्या है, आर दे रखा है। अब हम निकालेंगे रेंज। रेंज कैसे निकालते हैं आपको पता है, x² + 3 है, तो जो fx की जो पॉसिबल वैल्यू होगी वही रेंज होगी। आपको पता है x² + 3 लिखा है। उसके बाद हमने कहा कि x² + 3 हमेशा = 3 होगा। यहां से हमारा पता चल जाएगा कि इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज होगा 3 से लेकर के 3 से बड़े एलिमेंट। तो ये हो गया। और कोडोमेन क्या हो गया हमारा, R है, दोनों सेम नहीं है, तो मैं बोलूंगा कि भाई रेंज ये है और कोडोमेन सेम नहीं है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन नहीं रहेगा, ये इनटू हो जाएगा। लेकिन थाम्बा मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि हम इसको कैसे निकाल रहे हैं। जिन बच्चों को ग्राफ पता है उनके लिए, वैसे ग्राफ में ले जाने से 12th क्लास के बच्चे घबराने लगते हैं, क्योंकि शुरुआत में थोड़ा सा ग्राफ बनाते नहीं हैं आप लोग, तो दिक्कत होगी। लेकिन इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके दिखाने की कोशिश करूंगा। हमारे पास एक फंक्शन है, कहाँ से कहाँ तक, जिसका डोमेन R है, जिसका कोडोमेन R है, रेंज हमें पता नहीं है, और वो फंक्शन किस टाइप के हैं, y = x² + 3, है ना, ये चीज है। अब ध्यान रखना, रेंज जो होता है वो y की वैल्यूज होता है। क्या होता है, x की हम वैल्यूज डालते जाएं तो y की जो वैल्यूज आती जाएंगी उसको रेंज कहते हैं। अब पीछे जब हमने देखा था, इसके पहले हमने कहा था कि भाई यहाँ पर 1 2 3 है, तो यहाँ पर 1 डाला तो 4 आ गया, 2 डाला तो 5 आ गया, 3 डाला तो 6 आ गया। यहाँ तो आसान है कि रेंज 4 5 6 है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन जिसमें पूरा सेट दे रखा हो, यानी ऐसा पूरा रियल नंबर पुट करना है, यानी x को 1 भी करना है, 2 भी करना है, 3 भी करना है, -1 -2 0 √2 √3 सब पुट करना है, तो कैसे कब तक करते रहोगे पुट, ऐसे तो बात बनेगी नहीं। तब आपको टेक्निक लगानी पड़ेगी कि उसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है। मैंने कहा कि देखो हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, हमारे को बताना है कि y की क्या क्या वैल्यूज होंगी, और y की जो वैल्यूज होंगी वही रेंज होगा, x की जो वैल्यूज होंगी वही डोमेन होगा। अब देखो मेरे पास है एलिमेंट x²। पहले आपको पता है कि x रियल नंबर है, ओके, x रियल नंबर है, तो x² क्या होगा, हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होगा। क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा। तो मैं लिखूंगा x² तो मैं लिखूंगा x² एक पॉजिटिव नंबर होगा। अच्छा, पॉजिटिव से ज्यादा सही वर्ड है नॉन नेगेटिव, क्योंकि x 0 भी तो होता है, तो इसके लिए नॉन नेगेटिव वर्ड बोलना ज्यादा सही है। पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव में डिफरेंस है। पॉजिटिव का मतलब 0 से स्ट्रिक्टली बड़ा, नॉन नेगेटिव का मतलब है 0 और उससे बड़े एलिमेंट। समझ में आ रहा है। सिमिलरली नॉन पॉजिटिव का क्या मतलब है, नॉन पॉजिटिव का मतलब है 0 और नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, अगर मैं बोलूं केवल नेगेटिव नंबर्स का क्या मतलब है, उसमें 0 नहीं आएगा, उसमें केवल नेगेटिव नंबर्स रहेंगे, 0 से छोटे वाले। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। नॉन पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या डिफरेंस है, नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या डिफरेंस है, ये थोड़ा सा दिमाग पर रहना चाहिए, क्योंकि आपका यही सारा स्ट्रक्चर और यही सारा डिस्कशन बेस बनाएगा, और यहीं से आप मैथमेटिक्स में आपको जेईई करना होगा तो आगे बढ़ोगे, आपको ग्रेजुएशन में मैथ्स ऑनर्स करना होगा तो आगे बढ़ोगे, एंड सो ऑन। तो यहाँ से बेस थोड़ा सा बना लोगे तो आपको आराम मिलेगा, आगे दिक्कत कम आएगी। तो मैंने कहा कि x कोई भी नंबर हो उसका स्क्वायर नॉन नेगेटिव ही होगा, यानी = 0। तो अगर x दोनों साइड 3 में ऐड कर दूं, इधर भी 3 ऐड कर दूं, इधर भी 3 ऐड कर दूं, तो कि मेरे को क्या मिल जाएगा, x² + 3, यानी x² + 3 ही मेरा क्या है, y है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, y = 3। ठीक है, इसका मतलब है 3 या 3 से बड़ा। 3 या 3 से बड़ा का क्या मतलब है, नंबर लाइन बना लो। देखो यहाँ पर, सॉरी यहाँ पे बना देता हूँ, नंबर लाइन यहाँ पर है हमारे पास। सपोज यहाँ पर 0 है, यहाँ पर मेरा एक सेकेंड, एक नंबर लाइन में बना देता हूँ यहाँ पे, लाइक दिस। 0 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, और 3 से बड़ा। 3 या 3 से बड़ा का मतलब 3 से शुरू करेंगे, 3 3.1 4 5 6 एंड सो ऑन। कहाँ तक ये चला जाएगा, अप टू +∞। इधर की साइड क्या होता है, -∞। मैं कहूँगा 3 से बड़ा मतलब +∞ तक, यानी y 3 से बड़ा है, यानी मैं ऐसे बोलूँगा कि y की जो वैल्यू होगी वो लाई करेगी 3 से शुरू करके इन्फिनिटी को इंक्लूड नहीं करते तो इन्फिनिटी के बीच में।
ये हमारा रेंज, ध्यान रखना। लेकिन कोडोमेन क्या है, पूरा का पूरा रियल नंबर, यानी रेंज है मेरा ये वाला पार्ट और कोडोमेन है पूरा का पूरा रियल नंबर। दिख रहा है, कोडोमेन है पूरा का पूरा रियल नंबर, लेकिन रेंज है हमारा केवल इतना। तो मैं बोलूंगा रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं है, तो क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। तो ऑन टू नहीं होगा तो क्या होगा, इनटू होगा। ठीक है, इसको एक और तरीके से ग्राफिकली समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे, क्योंकि मैं थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन इस पे ले रहा हूं ताकि एक ही क्वेश्चन से आपका मामला सारा क्लियर हो जाए, बाकी आगे क्वेश्चन को थोड़ा सा हम शॉर्ट में लेंगे। अब ऐसे समझो कि अगर y = x² + 3 है, तो वैसे तो मैंने बता दिया कि फंक्शन ऑन टू नहीं है तो इनटू होगा। तो क्या मैं कह रहा हूं कि x² + 3 है, इधर डोमेन क्या है, मेरे पास रियल नंबर है, मेरे पास कोडोमेन क्या है, वो भी रियल नंबर है, यानी इसमें 1 भी है 2 भी है, यानी इसमें पॉजिटिव नंबर्स भी हैं, 0 भी है और नेगेटिव नंबर्स भी हैं। रियल नंबर का तो यही मतलब होता है। और यहाँ डोमेन के साइड भी पॉजिटिव नंबर्स भी हैं, 0 भी है, नेगेटिव नंबर्स भी हैं सारे। अब कोई भी वैल्यू पुट करो, सपोज यहाँ पर 1 पुट करोगे तो 1² + 3 4 आएगा, हाँ 2 पुट करोगे तो 2² + 3 यानी 7 आएगा, 0 पुट करोगे तो 0 + 3 3 आ जाएगा। यहाँ पर कोई नेगेटिव नंबर पुट करो, सपोज मैंने f के अंदर -1 पुट कर दिया तो कितना आ जाएगा, यहां से देखो -1 का स्क्वायर + 3 यानी 4, फिर से पॉजिटिव आ गया। यानी अगर -2 पुट करूं तो 4 + 3 = 7, फिर से आ गया। यानी चाहे इधर मैं पॉजिटिव पुट करूं, चाहे 0 पुट करूं, चाहे नेगेटिव पुट करूं, चाहे पॉजिटिव पुट करूं, चाहे नेगेटिव पुट करूं, चाहे 0 पुट करूं, हर केस में पॉजिटिव ही आ रहा है। यानी मैं कहूंगा कि इधर जो सेट है पॉजिटिव, इधर कोई भी एलिमेंट पुट करूं तो पॉजिटिव आ रहा है, ना 0 मिल पा रहा है किसी को पुट करने पे, ना किसी को पुट करने पे नेगेटिव, यानी नेगेटिव नंबर्स कोई भी ले लो, ये यहाँ पे किसी भी एलिमेंट को पुट करके नहीं आ पाएगा, यानी y कभी नेगेटिव नहीं होगा। यानी आप कहोगे कि अच्छा डिब्बे में जो जगह थी, यानी यहाँ पर जो हमारे पास जगह है एक रियल, यानी रियल पॉजिटिव, 0 और रियल नेगेटिव, ये अपने से सिंबल बना सकते हो आप, नेगेटिव रियल नंबर, 0 पॉजिटिव नंबर। इधर चाहे कुछ भी हो, इधर चाहे कुछ भी हो, इधर चाहे कुछ भी हो, यानी चाहे पॉजिटिव रियल नंबर हो, चाहे 0 हो, चाहे नेगेटिव रियल नंबर, इन तीनों को पुट करने पे पॉजिटिव रियल नंबर ही आ रहा है। यहाँ से आप चेक कर सकते हो। आप कहोगे कि सर अगर यहाँ पर एक एलिमेंट मैं बोलूँ -2 है, तो मैं बोलूंगा कि कोई भी x ऐसा नहीं हो सकता जिसका स्क्वायर करके मैं 3 ऐड करूं तो -2 आ जाए। तो कहोगे ये बात तो सही है, यानी मैं बोलूंगा कि ये -2 अनमैप्ड है। इधर कोई एलिमेंट -3 ले लूं तो कहोगे सर कोई भी x ऐसा नहीं हो सकता कि x² + 3 करूं तो मेरे को -2 मिल जाए या -3 मिल जाए, तो कहोगे अनमैप्ड है। तो इधर का 0 भी अनमैप्ड है, माइनस यानी नेगेटिव रियल नंबर भी अनमैप्ड है, तो इसलिए मैं बोलूंगा कि ये फंक्शन इनटू है, ऑन टू नहीं। ऑन टू होता तो ये सारी, यानी इधर की वैल्यूज को पुट करके इधर की सारी वैल्यूज निकाली जा सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, इसलिए इनटू है। अगर सारा आ जाता तो ऑन टू हो जाता। अगर ये इतना ही होता, यानी केवल अगर ये इतना छोटा सा ही सेट होता, मतलब कोडोमेन केवल यही होता, तब तो ऑन टू हो जाता। लेकिन कोडोमेन है इसका R और इसका रेंज है 3 और 3 से बड़े वाले नंबर, तो दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए फंक्शन क्या होगा, ऑन टू नहीं होगा। और ऑन टू नहीं होगा तो क्या होगा, इनटू होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या बात हो रही है, आगे एक और छोटा सा एग्जांपल है, हल्का एग्जांपल है तो आप खुद करेंगे क्योंकि सॉल्यूशन तो हमारे पास है। R से R डिफाइन एज 2x + 3 और कहते हैं कि 2x + 3 है हमारे पास। इसको अगर आपको ऑन टू प्रूव करना है या नहीं, तो आप देख सकते हैं रियल से रियल नंबर है, यानी कोडोमेन R है, सॉरी इमेज सेट R है, डोमेन सेट R है, कोडोमेन सेट R है। ये फंक्शन ऐसे डिफाइन किया गया, तो हमें थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर देखना है कि ये क्या बातें हो रही हैं। तो इसका रेंज निकालना है यार, देखो R से R में रेंज निकालना तो आपको पता है, पहले डोमेन निकाल लो। R से R में तो x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो डोमेन तो आपको पता है रियल नंबर है। और y = 2x + 3 है, तो x कुछ भी डालोगे y कुछ भी आता जाएगा, यानी पॉजिटिव डालोगे नेगेटिव डालोगे कभी ना कभी 0 भी होगा, तो इसका जो रेंज आएगा वो पूरा का पूरा रियल नंबर आ जाएगा। कैसे आ रहा है ये तो प्रूव करने वाला 11th क्लास में आपने पढ़ा है। ये क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भाई, क्या कह रहे हैं,
ऑन टू फंक्शन है। क्यों ऑन टू फंक्शन है आपको कुछ सोचना है, क्यों? ध्यान रखना इसका, जब आप रेंज निकालोगे तो पूरा का पूरा रियल नंबर आ जाएगा। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि ऐसा 11th क्लास में हमने पढ़ा है। अब हर एक क्वेश्चन की मैं आपको रेंज निकाल के नहीं दिखा सकता, क्यों? क्योंकि 11th में, और ये लेक्चर फिर बहुत लंबा हो जाएगा। वैसे आप कॉमन सेंस लगा सकते हो कि भाई यहाँ पर एक फंक्शन शुरू कर रहे हैं जिसका डोमेन है रियल नंबर, कोडोमेन है रियल नंबर, फंक्शन की डेफिनेशन है ये, तो इसका जो डोमेन है वो तो दे ही रखा है रियल नंबर, कोडोमेन यहाँ से निकाल लोगे वो रियल नंबर आ जाएगा। तो कहोगे कि डोमेन और कोडोमेन सेम है तो फंक्शन ऑन टू हो जाएगा, और सेम नहीं होते तो इन टू हो जाता। आगे देखेंगे, एक और एग्जांपल है हमारे पास, नेचुरल टू नेचुरल में बात चल रही है, यानी नेचुरल नंबर इसका डोमेन है और कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है। अब क्या बात हो रही है, f(x = 2x + 3)। अब यहां पे बात बताना है कि आपका ये ऑन टू है कि नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी सोल्यूशन में यहाँ पे बात हो रही है कि ये ऑन टू है कि नहीं। यहाँ पे तो डिस्क्रिप्शन में काफ़ी डिटेल सोल्यूशन है, मैं शॉर्ट करके इसको बताना चाहूँगा। कैसे, इसको थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं, यूं ए यस, इतने पे मैं बता देता हूँ आपको। सोल्यूशन तो लिखा ही है, आपको उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। चलो, नेचुरल नंबर है ना जी, नेचुरल नंबर का क्या मतलब होता है? तो जो मैं आपको ये एक सिंपल सी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इसमें, वो ये है कि एक, अब यहाँ पे हमने ये बोला कि हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, नेचुरल नंबर इसका डोमेन है और कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है। कैसे डिफाइन कैसे करा गया है, f(x = 2x + 3)। इसका मतलब है कि मेरे को 2x + 3 के हिसाब से रूल देखना है। अब यहाँ पे देखो, कॉमन सेंस लगा के इसको आप कर सकते हो। जैसे नेचुरल नंबर में क्या होता है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इधर भी नेचुरल नंबर है, यानी कोडोमेन के साइड भी नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो अब 1 पुट करने पे क्या होगा, फंक्शन क्या है देखो, f(x = 2x + 3)। 1 पुट करो तो क्या होगा, 1 = f(1), 2 × 1 + 3 = 5, यानी 1 पुट करेंगे तो 5 आ जाएगा ए यहाँ पर। सिमिलरली 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, f(2) = 2x + 3, तो 2 × 2 + 3, 4 और 3 7, f(2) क्या हो जाएगा, 7। यहाँ पर सपोज 7 है तो इसको थोड़ा सा बड़ा सर्कल बना लो, एक 5 पे जाएगा, एक 7 पे जाएगा। डायग्राम सही बना लो, नहीं तो आप लोग कहोगे यार सर डायग्राम भी नहीं बना सकते। अब 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डॉट 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 डॉट। तो 1 किस पे गया है, 5 पे, 2 किस पे मैप हो रहा है, 7 पे, और 3 किस पे मैप होगा, 3 किस पे मैप होगा, 2 × 3 + 3, 2 3 6 और 3 9, f(4) किस पे होगा, 4 2 8 3 11 एंड सो ऑन। तो आप कहोगे 3 मैप होगा हमारा, 3 2 6 3 9 पर, 3 मैप होगा 9 पर, और 4 मैप होगा 11 पर। तो क्या इधर के सारे, अब यहाँ से मैं आपसे पूछूं जो इसका रेंज है, रेंज क्या है, कहोगे कि जो जो इधर वाले मैप हो रहे हैं वही रेंज होता है। बोलोगे 5 है रेंज, 7 है रेंज, 9 है रेंज, 11 है रेंज, यानी 5 7 9 11, उसके बाद 5 करोगे तो 5 9 10 3 13, 2 के डिफरेंस पे बढ़ता जाएगा, 13 एंड सो ऑन। तो रेंज इसका ये हो गया। तो क्या ये सारा नेचुरल नंबर है, नहीं है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कोडोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, तो कहोगे सर कोडोमेन क्या है, पूरा का पूरा नेचुरल नंबर, यानी 1 2 3 4 5 डॉट डॉट सारा, यानी कि पूरा का पूरा नेचुरल नंबर। कहोगे अच्छा रेंज तो इतना ही है, यानी 5 7 9 10 11, कोडोमेन में तो पूरा है मेरे को 1 2 3 4 5 6, यानी कोडोमेन ये वाला। तो आप कहोगे सर कोडोमेन और रेंज सेम नहीं है, यानी रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट ऑन टू। जो फंक्शन ऑन टू नहीं तो क्या हो जाएगा, इनटू। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको एक और तरीका है समझने का, ये क्लियर है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि जो बात मैंने बोल दी है वो मैंने पहले बोला कि रेंज जो है हमारा कौन सा वाला 5 7 9 11 13 इज नॉट इज इक्वल टू कोडोमेन, इसलिए आप बोलोगे क्या है ये, नॉट ऑन टू। जब ऑन टू नहीं होता तो क्या होता है, इनटू होता है। ये क्लियर है। अब आपसे मैं पूछूं कि क्या 1 का कोई प्री इमेज है इधर, तो आप कहोगे नहीं है।
यानी अगर आपसे पूछा जाए कि एक x मेरे को नेचुरल नंबर क्या ऐसा मिलेगा जिस f को मैं इसके अंदर पुट करूं तो मेरे को 1 मिल जाए, तो आप कहोगे नहीं मिल पाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये 1 अनमैप्ड है, यानी ये जो 2x + 3 है ये कभी 1 नहीं बन सकता। कब नहीं बन सकता? जब x नेचुरल नंबर हो। ऐसा नहीं है, अगर x की वैल्यू रियल नंबर अलाउ करूंगा मैं तो 2x + 3 = 1 को सॉल्व करूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी। x की क्या वैल्यू आ जाएगी? 2x + 3 = 1 और 2x + -2, x = -1। x = -1 पे ये 1 बन जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, ये हमें क्या करना है, x की वैल्यू नेचुरल नंबर पुट करनी है, यानी 1 2 3 4। अगर x की वैल्यू 1 2 3 4 पुट करूंगा तो 2x + 3 कभी 1 नहीं हो सकता। सिमिलरली 2x + 3 कभी 2 नहीं हो सकता, 2x + 3 कभी 3 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता। 2x + 3 5 बनेगा। 2x + 3 5 बनेगा कब? जब x = 1 पुट करेंगे। सिमिलरली 2x + 3 जो है यानी ये एलिमेंट, ये 7 बनेगा जब x = 2 पुट करेंगे, है ना? तो यानी क्या क्या नहीं हो सकता? 2x + 3 1 नहीं हो सकता, यानी 1 अनमैप्ड है। 2 नहीं हो सकता, यानी 2 अनमैप्ड है, एंड सो ऑन। अब आपसे इसमें ऐसा क्वेश्चन बना के ट्रू फॉल्स में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। समझ रहे हैं मेरी बात? MCQ भी आपके बोर्ड में आता है, वो भी आपको पता है। तो थोड़ा सा देखो बच्चों, कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। इसीलिए हमने एक तो लेक्चर का तो पूरा शेड्यूल है ही, डाउट का भी पूरा शेड्यूल होता है कि जिन बच्चों को डाउट रह जाता है उनके लिए हम थोड़ा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं कि हम डाउट के लिए अलग से क्लास बनाएं और डिस्कस करें। ठीक है, तो इसमें इतनी ही बात है। और इसमें जो आपका सोल्यूशन है वो किस टाइप से है, देखो जरा सा, कि डिफाइन ऐसे कर दिया गया भाई, उसके बाद ऐसे निकाल दिया, उसके बाद क्या बोल रही है, अच्छा उसके बाद ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर y कोडोमेन में है तो प्री इमेज डज नॉट एग्जिस्ट इन डोमेन, ओके, तो नॉट अ नॉन टू। सीधी सीधी सिंपल सी बात है, लिखने का वो फंडा है हमारे पास। इंपॉर्टेंट नोट क्या क्या है हमारे पास, इसमें क्या कह रहे हैं, fx = 2x + 3 यहाँ पर, अच्छा इसमें ये ऑन टू 1 नहीं था ड्यू टू डिफरेंट डोमेन्स, ओके, डोमेन और कोडोमेन की बात हो रही है, इंपॉर्टेंट वाली बातें नहीं है ज़्यादा। रूल क्या क्या है भाई, नंबर ऑफ सर्जेक्शंस फ्रॉम सेट ऑफ m एलिमेंट्स टू सेट ऑफ n एलिमेंट्स कितने होते हैं, ये इस फॉर्मूले से गिवन होता है। ये फॉर्मूला क्या होता है, ये ध्यान रखना, इस स्ट्रक्चर से निकालते हैं इसको, और ये 0 कब हो जाता है, जब n > m हो जाए। यानी मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा मैं समझा दूं, कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन ये यूज हो रहा है यहाँ पर, इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। 0 कब होगा उस पर याद, जब m से n, जैसे मतलब मैंने बोला सेट A है, इसके अंदर m एलिमेंट्स हैं, सेट B है, इसके अंदर n एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो m से n यहाँ पर एक फंक्शन है। तो अब सर्जेक्शन से यानी ऑन टू मैपिंग कितनी होगी, अगर m बड़ा है, अगर m बड़ा है या n के इक्वल है तो इतना बनेगा। ये कैलकुलेट करके इसलिए दिखा रहा हूँ, फॉर्मूला बेस्ड है। एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस अगर मिलते हैं असाइनमेंट में वो हम करेंगे, लेकिन एनसीईआरटी में फिलहाल नहीं है, वहाँ पे छोटे छोटे काउंटिंग है कि कितने बनेंगे, उसको हम कर लेंगे। ये फॉर्मूला जो है हायर क्लास में आपको मिलता है, बट अगर आपको याद रह जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो उस लेवल पे ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा, 0 बनता है जब n, 0 कब बनता है, जब n <m। सपोज यहाँ पर 3 एलिमेंट है, ठीक है, m छोटा है, यहाँ पर है 4 एलिमेंट, क्या है, 4 एलिमेंट। अब देखो, अब कैसे मैपिंग आप करोगे, 1 तो मान लो किसी एक पे ले जाओ, 2 को किसी एक पे ले जाओ, 3 को किसी भी एक पे ले जाओ, क्योंकि फंक्शन की जो डेफिनेशन होती है उसमें कोई एक एलिमेंट 2 डिफरेंट पे तो जा नहीं सकता। तो ये 3 जो है ये कम ज़्यादा से ज़्यादा 3 को ही कवर करेंगे, एक तो खाली ही रह जाएगा। जब एक खाली रह जाएगा तो फंक्शन इनटू हो जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? इसलिए दे रखा है कि अगर n ग्रेटर देन m होगा तो एक भी ऑन टू मैपिंग नहीं मिलेगी। मतलब थोड़ा और छोटा एग्जांपल, a ले लो, इसके अंदर केवल 2 एलिमेंट ले लो, b ले लो, इसके अंदर 3 एलिमेंट ले लो। ये दोनों ज्यादा से ज्यादा 2 पर ही जाएंगे ना, ये दोनों मिलके चाहे ये इस पे चला जाए, ये इस पे चला जाए, या फिर ये दोनों मिलके केवल 2 एलिमेंट को ही कवर करेंगे, एक हमेशा छूट जाएगा। और भी ले सकते हो, इधर 3 4 एलिमेंट ले लो, तो ये दोनों मिलके ज्यादा से ज्यादा किन्हीं 2 को ही कवर कर पाएंगे, बाकी हमेशा छूट जाएंगे। यानी अगर इधर एलिमेंट कम है, इधर एलिमेंट ज्यादा है, यानी अगर ऐसा स्ट्रक्चर है तो हमें एक भी ऑन टू मैपिंग नहीं मिलेगी। तो जितनी भी मैपिंग मिलेंगी सारी क्या होंगी,
इनटू मैपिंग होंगी। बट काउंटिंग में हमें जाना नहीं है, आपको ये सब ध्यान में रखना है बस कि कैसे ये सारी बातें होती हैं। उसके बाद n बराबर 2 के लिए सर्जेक्शन क्या होता है, यानी कि अगर हमारे पास n की वैल्यू 2 है और उसके बाद हमारे पास कितने ऑन टू मैपिंग मिलेंगे, तो ये हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। n बराबर 2 के लिए 2 पावर n माइनस 2, यहाँ पर ऐसे फॉर्मूला मिलेगा, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये वाला 2 पावर m माइनस 2, यानी अगर m की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 2 आप डाल दो तो हमको मिल जाएगा 2 के पावर m माइनस 2। मतलब क्या है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यानी अगर n की वैल्यू 2 है, ठीक है, यानी यहां पर केवल 2 एलिमेंट है, सपोज x एंड y, और यहां पर तो कुछ भी m एलिमेंट्स हो सकते हैं, यहां पर m एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो अगर 2 एलिमेंट है तो कितने ऑन टू मैपिंग मिलेंगे, 2 टू द पावर 2 मतलब 1 2, 2 टू द पावर m माइनस 2। अगर यहां पर 3 एलिमेंट है तो कितने मिलेंगे, 2 पावर 3 माइनस 2, यानी 8 में से 2 गया 6। यहाँ पर अगर 4 एलिमेंट है, यहाँ पर 2 एलिमेंट है, तो क्या मिलेगा, 2 के पावर 4 यानी 16 माइनस 2 यानी 14 एंड सो ऑन। ठीक है, सिमिलरली ये फॉर्मूला भी उसी तरीके से है कि जब उधर 3 एलिमेंट मिलेंगे, यानी जब यहाँ पर 3 एलिमेंट है, यहाँ पर 3 एलिमेंट है, सपोज 1 2 3, और यहाँ पर कितने एलिमेंट है, m एलिमेंट है, तब मेरे को क्या फॉर्मूला बन जाएगा, ये डिटेल में आपको नहीं जाना है, वो ऊपर से थोड़ा सा आपको ये रिजल्ट याद रखना है। बाकी एक्सरसाइज में हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये फार्मूला वाला पोर्शन आपके एग्जाम में, मतलब जनरली आपके सिलेबस में ये रहता नहीं है, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे आगे जाना चाहते हैं, मैथ्स ऑनर्स में जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहते हैं, या मैथमेटिक्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनको ये सब जानना और सीखना चाहिए। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको स्किप कर सकते हो। ओके, चलो आगे बढ़ो फटाफट। अब हम क्या कह रहे हैं, एक एग्जांपल देखेंगे। नंबर ऑफ ऑन टू वन फंक्शन फ्रॉम ए, जिसमें कि 3 एलिमेंट है, बी जिसमें कि 4 एलिमेंट है, तो क्या होगा, 0। क्यों, क्योंकि इधर 3 है, ये 3 ज़्यादा से ज़्यादा इधर के 3 को कवर करेंगे। हमेशा अगर इधर एलिमेंट कम है, कोडोमेन के साइड ज़्यादा है, तो फंक्शन आपका एक भी ऑन टू फंक्शन नहीं मिल पाएगा। वही रिजल्ट बताया वाई। अब वही बात है जो मैंने आपको बताया था पीछे। अगर ए में 5 एलिमेंट है, बी में 2 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ सर्जेक्शन फ्रॉम ए टू बी किस फार्मूला से निकलेगा, 2 टू द पावर m माइनस 2। मैंने बोला था ना अभी, कौन सा वाला, 2 टू द पावर m माइनस 2, यानी कोडोमेन के साइड 2 एलिमेंट हैं, केवल 1 2, और डोमेन के साइड कितने एलिमेंट है, यहाँ इसमें देख लो 5 एलिमेंट है, कुछ भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन 2 टू द पावर m की वैल्यू कि डोमेन के साइड कितने एलिमेंट है, 5 माइनस 2, 2 टू द पावर 5 कितना हो जाएगा, 32 माइनस 2 यानी 30। करना नहीं है, फटाफट समझ लेना यार, इसमें कुछ है नहीं। ओके, चलो जी, कितना आ रहा है कैलकुलेशन में, 32 माइनस 2 30। फटाफट एग्जांपल है, ए के अंदर पी क्यू आर एस, बी के अंदर एबीसी। क्या घटना घट रही है, नंबर ऑफ सर्जेक्शन निकालना है। इधर 3 है तो वो ये वाला फॉर्मूला लग गया, फॉर्मूले पे सारी चीज़ें चल रही हैं। ये आपको सारी स्लाइड मिल जाएगी, कुछ करना नहीं है, फटाफट थोड़े रिजल्ट आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलो कुछ एमसीक्यू देखेंगे। ए से बी ऑन टू फंक्शन कहलाएगा कब, ऑन टू फंक्शन कब कहलाता है, जब रेंज और कोडोमेन सेम हो जाए। ठीक है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन ऑफ एफ। ऑन टू होना या ना होना डिपेंड करता है रेंज पे, क्योंकि कोडोमेन तो फिक्स है, डोमेन तो फिक्स है। रेंज और कोडोमेन जब सेम होंगे, डोमेन नहीं रेंज और कोडोमेन जब फिक्स होंगे तो फंक्शन ऑन टू होगा। तो ये फर्स्ट स्टेप का आंसर है, तो इसमें हमने बात कर ली है। दूसरा क्या कह रहा है, कि ए के अंदर अगर 3 एलिमेंट है, बी के अंदर 2 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ सर्जेक्शन यानी नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, यानी यहाँ पे क्या कह रहा है, m की वैल्यू 3 है और n की वैल्यू 2 है, तो फॉर्मूला क्या है, 2 टू द पावर m माइनस 2, यानी 2 टू द पावर 3, यानी 8 में से 2 गया 6। मैंने सॉल्व करके दिखाया था इसको, 2 टू द पावर 3 माइनस 2 ये वाला है। ये इसमें क्या कह रहा है, एक में 3 है, एक में 4 है, तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन इधर कम है, इधर ज़्यादा है, तो इधर के 3 को ही कवर कर पाएंगे,
क्योंकि एक एलिमेंट तो दो को कवर कर नहीं सकता, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन ही कंट्राडिक्ट कर जाएगी। फंक्शन की ये बार बार मैं बता रहा हूँ, थोड़ा बुद्धि खोल लो, बाद में मुझे गाली दे के कुछ नहीं मिलेगा। समझ रहे हो कि मास्टर ने बताया नहीं। जो बात मैं बता रहा हूँ कि अगर मान लो इधर 3 एलिमेंट हैं x y z, इधर एलिमेंट इससे ज़्यादा है 3 4, इधर 4 हो गए, तो फंक्शन में कभी भी एक एलिमेंट 2 एलिमेंट पे अकेले नहीं जा सकता। समझ रहे हो मेरी बात? ये दिमाग में डाल लो। लेकिन ऐसा जरूर हो सकता है, ऐसा जरूर हो सकता है कि 2 डिफरेंट एलिमेंट एक पे ही चले जाएं। अरे फंक्शन मशीन की तरह ही तो होता है ना, कि 2 एलिमेंट मशीन में 2 डिफरेंट सामान डाल दो, चीनी पत्ती चाय डालोगे तो चाय निकल के आएगी ना। यानी कि 3 डिफरेंट सामान मिला के एक डिफरेंट सामान बन सकता है, लेकिन केवल पानी डालने से चाय तो नहीं आ सकता। यानी एक सामान से वो सामान नहीं आ सकता जो 3 4 सामान से मिलके बनता है। यानी अगर मैं कहूँ कि पानी डाल दूं और यहाँ से चाय आ जाए तो वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चाय बनाने के लिए क्या चाहिए? चीनी पत्ती दूध अदरक चाहिए, तो वो तो आपने डाली नहीं। 4 डिफरेंट सामान से या मोर देन 1 डिफरेंट सामान से एक सामान बन जाएगा, मोर देन 1 डिफरेंट सामान से एक सामान बन जाएगा, यानी मशीन काम कर रही है, यानी फंक्शन है। लेकिन एक ही सामान से 2 डिफरेंट सामान नहीं बन सकते, इसलिए यानी बोलूंगा मशीन खराब है, यानी फंक्शन की डेफिनेशन ही नहीं होती, तो ये फंक्शन में पॉसिबल नहीं होता। समझ रहे मेरी बात? इसे थोड़ा सा अगर आपने दिमाग में डाल लिया बेटा ना, तो पूरी जिंदगी आप मुझे याद करोगे कि क्या फंक्शन की डेफिनेशन सर ने बताई थी। अच्छा, मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा है हमारा 1 2 3 और यहां पर है A B C D। वैसे तो मैंने बोला था कि अगर कोडोमेन की साइड एलिमेंट ज्यादा है तो एक भी ऑन टू फंक्शन नहीं मिलेगा, यानी ऑन टू फंक्शन मिलेंगे 0। कॉमन सेंस है कि ये 3 एलिमेंट है, ये 3 जो है ज्यादा से ज्यादा किन्हीं 3 को ही कवर सकते हैं, या तो इन 3 को कवर कर सकते हैं, या तो इन 3 को कवर कर सकते हैं, या तो किन्हीं भी 3 को कवर कर सकते हैं। एक तो छूटना ही छूटना है, तो इसलिए ये फंक्शन ऑन टू नहीं बनेगा। और वहां पे हमने क्या बोला था कि अगर इधर m एलिमेंट है, इधर n एलिमेंट है, अगर m की वैल्यू ज्यादा है तो कितने ऑन टू फंक्शन मिलेंगे? अंडा मतलब 0, एक भी ऑन टू फंक्शन नहीं मिलेगा। चलो दिस कितने मिलेंगे जी? 0। क्या बोला मैंने? 0 टू हीरो। चलो ये हमने क्या क्या कर लिया है भाई? हमने 1 1 कर लिया, हमने ऑन टू कर लिया, ठीक है। ये बेसिक लेवल पे सारी चीजें चल रही है, ध्यान रखना। एक्सरसाइज एनसीईआरटी की हमें करनी है।